अब अगला प्रैक्टिकल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई अपने 500 लोग जो हरियाणा के हर गांव से होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो लंबी लड़ाई के लिए हम लोग करने जा रहे हैं, जो सोल्यूशन की जिसकी बात हम फाइनली लंबी लड़ाई की, वो ये है कि जो ये गांव में टीम जाएगी, इस टीम की ट्रेनिंग चलेगी प्रैक्टिकल हर मुद्दे के ऊपर। मतलब एक एक पॉइंट अपना टेस्ट का मटेरियल, अपना टेस्ट का टॉपिक बताओ, उस टॉपिक के ऊपर आपकी ट्रेनिंग्स होंगी। सारी ट्रेनिंग्स ओनली फिजिकल होती हैं, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती है। कोई ऑनलाइन पे हमको कोई भरोसा नहीं है। 1 to 1 जब तक बैठकर बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ बहस नहीं करते, एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं करते, तब तक कुछ भी निकल कर नहीं आता है, और जब तक खुद वो निकलता नहीं है। इस दौरान 500 लोग पूरे हरियाणा में निकले। अब जो टारगेट है दिसंबर 2026 मैंने लास्ट दिन रखा हुआ है इस सामाजिक जीवन का, जिसमें मैं अभी जा रहा हूं हर गांव में, यानी जब तक टीम तैयार नहीं हो जाती। दिसंबर 2026 के बाद प्रैक्टिकली एक शिष्यकुल पे काम करना है। शिष्यकुल मतलब गुरुकुल के जैसा ही, जिसमें 14,000 बच्चे, यानी हर गांव से 2 योद्धा तैयार करने हैं। बेसिकली वो 8 साल की उम्र से हम लेंगे और उसको 15 साल तक तैयार करेंगे। बेसिकली हर गांव से 2 बच्चे, 2 स्पेशलिस्ट, क्योंकि हमारे पास टैलेंट रिकॉग्नाइज करने का पहले से ही फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पास है। 10 गांव के पास 20 आदमी हो जाएंगे जो उस पूरे लॉजिक को समझेंगे। 10 गांव के पास 20 लोग, वो 20 बच्चों को तैयार करने में 15 साल लगाएंगे। शिष्यकुल का जो कॉन्सेप्ट है, जमीन है ऑलरेडी सारा पैरेलल में, लगभग 800 बीघा जमीन एक जगह पर ले ही जा चुकी है, राजस्थान के बीकानेर के इलाके में। टारगेट मिनिमम 1000 एकड़ जब तक होगी नहीं तब तक हम लोग उसको शुरू नहीं करेंगे, लेकिन काम चालू कर देंगे। आई होप तब तक हमारा हो जाएगा। 1000 एकड़ हमारे पास जगह होगी। प्रैक्टिकली करना क्या है कि एक ऐसा गांव जो पूरे हरियाणा का एक प्रतिबिंब हो, जिसमें हर गांव से बच्चा आया हुआ है, जो प्रैक्टिकली पूरे समाज और दुनिया को यह बताएगा कि बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ मांसपेशीय ऊर्जा से एक स्वावलंबी समाज की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि जो मौजूदा समाज है वो पूरी तरह से बदलने की पोजीशन में नहीं है। उसको बदलने पे लगेंगे तो एक जगह पर ही काम होगा, और यदि सब जगह से लोग बच्चे आए हुए होंगे और वहां उस पर काम करेंगे तो हर गांव में काम होगा। उधर आपके बच्चों पर हम काम कर रहे हैं, उस बच्चे को समाज में स्थापित करने की गारंटी उस इंस्टीट्यूशन की होगी। 14,000 के 14,000 बच्चों की गारंटी हमारी होगी उसको जगह स्थापित करने की। यानी जो बच्चा यूपीएससी के लिए बना उसको यूपीएससी में, जो खेल के लिए बना खेल में, आर्ट के लिए बना आर्ट में, वकालत के लिए बना वकालत में, जुडिशरी के लिए बना जुडिशरी, जो जिस चीज के लिए बना उन सबको तैयार करके सिस्टम के अंदर उतारना। और जब तक हम आपके बच्चों की अंदर तैयारी कर रहे हैं तब तक वो 4 माँ बाप, क्योंकि 2 बच्चे हमारे पास हैं हर गांव से, तो 4 माँ बाप गांव को जागरण चालू करेंगे। डेली के 4 घर भी करेंगे अगर, तो गांव में 1000 घर होते हैं, 250 दिन के अंदर निपटा देंगे। मतलब 1 साल में पूरे गांव के थॉट प्रोसेस पे काम उनके माँ बाप करेंगे, उनके बच्चों पर काम हम करेंगे। और उन लोगों की मदद से, चूंकि अब मैंने एक जगह पर इसका प्रैक्टिकल किया था, मैं आपको इसका इसलिए बता रहा हूं, जो एक गांव महेंद्रगढ़ की बात कह रहा था, उस गांव में, मेरे अपने गांव में, मेरे आसपास के 7-8 गांव में मैंने इस पे काम किया। मैंने गांव वालों में जाके बोला कि मुझे आपसे 2 बच्चे लेने हैं और उन दोनों बच्चों की गारंटी मेरी है स्थापित करने की, उनको जिस काम के लिए बने हैं वहां पर। तो आप में से कितने लोग फॉर्म भरते हैं? मुझे एक भी माँ बाप नहीं मिला जो फॉर्म भरने के लिए तैयार ना हो। मतलब फीस कितनी लगे, गारंटी दे रहा है ना इंस्टीट्यूशन। तो अब मैंने कहा कि अब बताओ मैं आप 100 लोगों में से किन के बच्चे लूं, मुझे आप ही बताओ, क्योंकि सबको अपना बच्चा चाहिए, देना है। तो वो बोले जी, और फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे बच्चे कहां जाएंगे, आपने इन दोनों के बच्चे तो ले लिए, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? तो मैंने कहा आप पहले मुझे ये बताओ कि ये जो 14,000 जो ये बच्चे मैं ले रहा हूं, इनको कौन पढ़ा रहा है? मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 14,000 बच्चों को तो एक व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। कि नहीं पढ़ा रहा हूं तो कौन पढ़ाएगा? इनके लिए कौन जो फैसिलिटेट करेगा? कि इनके लिए तो टीचर्स करेंगे। उन टीचर्स की ट्रेनिंग जो उस इंस्टीट्यूशन में लगेंगे 2018 से ट्रेंड कर रहा हूं। मतलब साथ में पैरेलल में वो अपने गांव पे काम कर रहे हैं। वो रिक्रूटमेंट का काम, उनकी ट्रेनिंग का काम, फिर उनको आगे गाइड करने का काम। करीब करीब 600-650 टीचर्स ऑलरेडी अपने पास तैयार है। अपना टारगेट है 14 बच्चों पे 1 टीचर, मतलब 14 बच्चों पे 10 या 10 बच्चों पे 10 से 14 बच्चों पे 1 टीचर्स का टारगेट है। तो यानी 14,000 बच्चे यदि हमको लेने हैं तो 1000 लोग वहां पर उनको फैसिलिटेट करने के लिए चाहिएंगे।
जो उसके अंदर ग्राम उद्योग वाले भी होंगे, जिसमें लघु उद्योग वाले भी होंगे, जिसमें खेती से जुड़ा प्रत्येक उद्योग, अपनी जरूरत से जुड़ा प्रत्येक उद्योग, जिसमें बंगाल के आर्टिस्ट भी कनेक्टेड है अपने साथ, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान भी कनेक्टेड है जो देसी कपास पे काम करते हैं, जिस देसी कपास पे जो काम कर रहे हैं और खुद अपनी कपास को लेकर के अपने आपके संगठन में राजस्थान में कुछ लोग कपड़ा जो देसी किसान से ले रहे हैं वो भी कनेक्टेड है। गुजरात के बहुत सारे लोग इसके अंदर कनेक्टेड है जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो उस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट बनने वाले हैं। तो वो उधर शिष्यकुल पे काम चलेगा, इधर गांव पे काम चलेगा, इधर जागरण चलेगा। जैसे ही 7,000 गांवों से हमारे पास लोग तैयार होंगे, इन लोगों को फिर दूसरे स्टेट के अंदर उतारेंगे हर गांव में जाने के लिए, क्योंकि इस नेटवर्क हमारा बड़ा बन रहा है। बेसिकली इधर से अपना काम चल रहा है जो शॉर्ट टर्म थोड़ा थोड़ा चल गए, और उधर से चल रहा है लॉन्ग टर्म का। साथ के अंदर इसी के दौरान पॉलिटिकल जो पॉलिसीज के ऊपर बात करने के लिए, राजनीतिक बदलाव के लिए भी ऑलरेडी लंबी प्लानिंग, जिसमें पूरा का पूरा के अभी आज के टाइम पर क्या हो रहा है, केवल पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कि कैंडिडेट कौन है, कौन होगा। यहां पर हमने इसको पूरा अपने साथियों के साथ डिस्कशन किया, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, जिसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं, जिसमें नीचे से कैंडिडेट तैयार होकर के आएगा। मतलब कोई भी आदमी ऊपर से तय नहीं करेगा, जैसे हम लोग तय कर रहे हैं कि समाज को क्या देना है। दिस इज मतलब मेरे विचार से, इट इज नॉट कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच कि हम क्या देने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोग गांव को देने वाले हैं वो गांव को नहीं चाहिए। और यदि हम वो देना चाहते हैं जो हम देना चाह रहे हैं, तो पहले उस आदमी की जबान से कहलवाना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। हमें वो सिचुएशन देनी पड़ेगी कि आपके पास वो जो सामान है, जो आप काम कर रहे हो, जिस विजन पर आप बात कर रहे हो, जब तक वो गांव का आदमी खुद नहीं कह देता कि यार आप बात तो 100% सही कह रहे हो, यही तो चाहिए हमारे गांव को। क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने हाथों से अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहता हो, जो उनको बीमार रखना चाहता हो, जो उनको गुलाम रखना चाहता हो, जो उनको आर्थिक आजादी में नहीं लेकर जाना चाहता हो। अगर वो उनको लेकर के जा रहा है तो उसका एकमात्र कारण है नासमझी, क्योंकि सारी समस्या की जड़ नासमझी है और सारी समस्या का हल समझ है कि क्यों हम ये क्यों करें और क्या गलत है, गलत किसने किया, कैसे किया और क्यों किया, इसे हम ठीक क्यों करें और कैसे करें और कौन करे पर बाद में आएगा। जो आदमी खुद कहेगा कि मैं इस बदलाव में अपना हिस्सा देना चाहता हूं, केवल वही लोग बदलाव कर पाएंगे। यदि कोई मेरे जैसा आदमी आपको कहे कि आप ऐसा कर दो, मैं नहीं मानता कोई भी करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली गांव में जाके हमने देखा है। सारी क्रांतियां 8-10 साल भौंकने के बाद ऐसे ही मध्यम पड़ के चलती रहती हैं, वो नहीं होती क्योंकि हम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम आखिरी आदमी को उसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं केवल। अब जैसे मैं गांव में गया, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अभी की बात है, ग्राम सभा के ऊपर हमारे गोहाना में एक मीटिंग थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम गांव में मीटिंग कर रहे हैं ग्राम सभा पे, और हर घर में जाके इन्वाइट कर चुके हैं और लगभग 1000 आदमी आ जाएंगे। मैंने कहा आप ग्राम सभा पर मीटिंग बुला रहे हो, ग्राम सभा के बारे में गांव वालों को कुछ नहीं पता है। मैं गारंटी दे रहा हूं और मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं कि अब ये बात भी बोल रहा हूं क्योंकि उन साथियों तक भी पहुंचेगी। मैंने कहा अगर 100 आदमी आ जाएं तो मैं पास मान लूंगा आपको। वो बोले जी 100 आदमी तो हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 500 तो कम से कम आएंगे। मैं कहा पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मेरे गांव का स्ट्रक्चर क्या है, मेरे भारत का स्ट्रक्चर क्या है, आप सब लोगों को अगर पता हो, मेरे हरियाणा की तो मैं बता देता हूं जी। अगर किसी के घर में चूल्हा न्योंद हो, सपरिवार बुलावा हो कि ब्याह है, शादी है पड़ोस में, और पता है कि जाना है, अपने घर में सुबह रोटी नहीं बनी है, पता है कि नहीं बनी है, नहा धो के बैठक में बैठ जाएगा कि बुलाने आएगा तब जाऊंगा। पता है कि जाना है, पता है कि वहीं खाना है, सारे परिवार की रोटी वहीं है, फिर भी बुलाने का इंतजार करेगा। नाई बुलाने आएगा तो बोलेगा दोबारा बुलाने आएगा तब जाऊंगा, दोबारा बुलाने आएगा तो कहेगा तीसरी बार बुलाने आएगा। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहे हो बाबा जी? हमारे यहां जहां जाना है वहां के लिए भी कम से कम 3 बार बुलाना पड़ता है जी। ये मेरे हरियाणा का कल्चर है, हाँ, ये
हम तो अपने दोस्तों के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं, तेरे शादी चल रही। ये आपके दोस्तों के यहाँ जाते हो आप, दोस्तों के यहाँ हम भी चले जाते हैं, लेकिन ये हरियाणा का कल्चर बता रहा हूं, आप पंजाब का भी यही कल्चर है जो बिना बुलाए नहीं जाएंगे, जहां जाना है पहले से इनविटेशन पहले से है। और अगर कोई काम करना है वहां भट्टी पे जा गया, कुछ और करना है पड़ोस में, तो बात अलग है, अदरवाइज इनविटेशन के बिना हम नहीं जाएंगे। और एक बार इनवाइट हो गया तो दोबारा बुलाए बिना नहीं जाएंगे। तो आप सोच रहे हो कि जिसमें आपको तंत्र से लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें आपको लड़ना होगा, वहां कोई बिना बुलाए आएगा। तो जब मैंने अपने टीम के साथियों से वहां बोला, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि हमने बुलाया है तो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं तो बुलाया है तो आएगा, मैं कहना भैया ऐसा नहीं होगा। बोला हमने आपका नाम ले दिया है कि बलारा जी आ रहे हैं। मैं कहा बलारा जी को देखने और 4 लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जिसको, जो आखिरी आदमी है जिसको शामिल करना है इस लड़ाई में, वो नहीं आएगा। बोला जी ना मेरी गारंटी है। मैं कहा तुम्हारी गारंटी है तो हम आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर पुरुषों की बात की जाए तो हम लोग जितने बैठे हैं वो ज्यादा लोग हैं, उतने उससे भी कम लोग थे वहां पर, मतलब इतने लोग आए थे वहां उस मीटिंग के अंदर। और फिर मैंने बोला, फिर वो बोले जी गांव वाले समझते क्यों नहीं है। मैंने बोला कि चलो एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ बोलूंगा बुरा मत मान जाना बस आप। और ये मैं आपको भी कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है बदलाव, इसलिए नहीं होता है। बोले जी क्यों नहीं होता है। मैंने कहा ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो पहली लेयर का क्रांतिकारी है वो क्रांति नहीं कर सकता, जो काकड़े जी ने बोला था कि मैं जब बोल रहा हूं ना, जब मैं प्रैक्टिकली गांव में करने जाऊंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, और अगर मैं करने लगूंगा तो बता नहीं सकता, और बताने लग गया तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि फिर सारी जिंदगी बताने में गुजर जाएगी। तो बताने वाले ने किया नहीं है इसलिए उस पर कोई यकीन नहीं है, और करने वाले ने कर दिया इसलिए लोग कह रहे हैं उसको बताना नहीं आता, क्योंकि उसको करना ही आता था इसलिए वो बता नहीं रहा है। उसने कर दिया तो लोगों को लगता है यही कर सकता था, बस काकड़े जी कर सकते थे क्योंकि इसकी परिस्थितियां अलाउ कर रही थी, ये 50 एकड़ का जमींदार है इसने कर दिया। दूसरा बड़ा कारण क्या होता है, तीसरी लेयर तक जब तक हम नहीं जाएंगे, हम पहली लेयर के लोग हैं। वो जो उस गांव में बैठे थे मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा बुरा मत मानना जी, आप सारे लोग कौन हो मैं बता देता हूं कौन हो। सारे स्वादु हो, अपने स्वाद में घूम रहे हो, खाली अपने मजे में, अपना मतलब ईगो मसाज करते घूम रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, हमने बहुत काम कर दिया। गांव में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो, आप ही खड़े मिलते हो सबसे आगे, ना मिलते हो तो बता दो। सारों में, तीनों में मिलते हो, चारों में आप किसी के नहीं और सारों की सुनते हो, सबकी सुनने जाते हो। सारे सामाजिक संगठनों की मीटिंग में आप जाते हो, सारी बातें करने भी जाते हो, सारी बातें सुनने भी आप ही जाते हो, सारी जगह आप ही जाते हो। ना जाते हो तो बता दो, कोई भी एक आदमी हो जो पॉलिटिकल विल या सामाजिक दर्द या उसके बिना का हो, तो जो आम आप में से कौन सा है जो एवं ही आया है, जो गांव से आया उठ के, एक भी सिंगल आदमी नहीं था जी, एक भी नहीं था। और आप करने निकले हो, ये आप कर ही नहीं सकते हो, करना उसने है गांव के आदमी ने, उसको उठा के लाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसको समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं हो पाती। हमको देख करके जो सेकंड लेयर में आदमी जुड़ेगा वो भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम दोनों के गाइडेंस और हमारे, किसी का प्रैक्टिकल दिखा दिया, किसी के पास ले गए, किसी का देखा, वहां से जो लास्ट आदमी जो गांव का निकलेगा, जो दर्द में है, जो चिंता में है, जिस दिन उसको बात समझ में आ गई, जिस दिन उसको यह पता लग गया कि रियलिटी में मेरे लिए यह जरूरी है, उस दिन फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए कॉन्टिन्यूअसली चर्चा करना बड़ा जरूरी है। कॉन्टिन्यूअसली हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, तो गांव के अंदर इसके ऊपर चर्चा, मतलब इसमें वो रहेगा। तो जब हम गांव में गए तो इसका ये प्रैक्टिकल देखा कि जब तक उस आदमी का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो नहीं आएगा। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा मैंने देखा, शिक्षा और स्वास्थ्य खास तौर पे, जिसमें से कोई परिवार निकल के नहीं जा सकता। यदि हम केवल शिक्षा पे इस तरीके से बात करने लग जाएं कि हमको 100% रोजगार देने वाली शिक्षा चालू करनी है, गांव सबसे पहले बोलेगा 100% रोजगार कैसे मिलेगा। फिर वो जो काकड़े जी ने बात बोली थी, फिर वहां पे आएगा सोल्यूशन कि किसान का बेटा जो घूमना चाहता है, उसके घूमने के लिए मार्केट हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं, जिसको मार्केट भी मिलेगी उसको और घूमने का शौक भी पूरा होगा। जो क्रिएटिव आदमी है उसकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हम लोग मिलकर कर सकते हैं। जो नौकरी करने वाला आदमी है, जो कोई भी काम करने वाला आदमी, और जो खेती है, एक आदमी पूरे दिन में कितना खाना खाता है, उसका 250 ग्राम से 400 ग्राम तक का भोजन है पूरे दिन का।
और पूरे परिवार कितना खाता है और हमारे पास कितनी जमीन है, तो कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जितनी आबादी भारत की है, हर गांव के पास उसकी आबादी के 2 साल का भोजन बचाने के बाद भी कम से कम 10 से 20 गुना की पैदावार की कैपेसिटी है। केवल किसान एक ऐसी कौम है जो एक बीज डाल करके उससे 400 बीज निकालने की कैपेसिटी रखता है। एक दाने का 400 दाना केवल किसान बना सकता है। यह भी कौम अगर डाउन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा झोल है, कहीं ना कहीं ऐसी लीकेज है जो उस टंकी को भरने नहीं दे रही, जो उसको समृद्ध नहीं होने दे रही। वो लीकेज को पकड़ना है, क्योंकि कोई भी उद्योग लोहे का हो, एल्यूमिनियम का हो, सोने का हो, जितनी धातु निकली है उससे 1 ग्राम भी फालतू पैदा नहीं कर सकता। केवल और केवल जमीन है जहां से लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, अब्रक, जींस, कॉपर, कोयला, अनाज, पशु पक्षी, सबका जो पैदावार का जो जड़ है वो किसान के पास है। और किसान हर साल मल्टीप्लाई करता है। यदि उस मल्टीप्लिकेशन को और उस मल्टीप्लिकेशन का फायदा किसान को बता दिया जाए कि तू 400 गुना दे रहा है और तेरा इस लीकेज को रोकने का तरीका यह है, और इस लीकेज के साथ जब तक मजदूर तबका कनेक्ट नहीं होगा, जब तक सर्विसमैन कनेक्ट नहीं होगा और शहर कनेक्ट नहीं होगा, तब तक यह प्रोसेस नहीं रुकने वाली है। तो अल्टीमेटली समाज आधारित व्यवस्था जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हमको करती हो और ये समझ के साथ करी गई हो, किसी की थोपी हुई ना हो, यदि इस पर आते हैं तो हम राजनीतिक बदलाव भी कर पाएंगे और बाकी के जितने बदलावों पे बात कर रहे हैं वो भी सब कर पाएंगे। परंतु इसके लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है समझ, संयम, समय और लोग, मतलब वो संयम भाई, धैर्य, और उसके बाद इसको करने की हिम्मत। ये किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है, ये और मैंने इसको जिया है और मैं जी रहा हूं। और आने वाले समय में जो अपना गुरुकुलीय व्यवस्था होगी, मेरे गांव पे जो मैं काम कर रहा हूं, मोहल्ले वाइज मीटिंग चल रही है, दूसरे गांव में कर रहा हूं, उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है आप सब लोग भी साथ देंगे। और अगली मीटिंग तक के लिए, यानी अगली बातचीत के, तब तक धन्यवाद।